हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, है नहीं। चलिए, जिस तरीके से हम खजान आईएएस की प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की 6 से लेके 12वीं क्लास तक की क्लास को कंटिन्यू पर डे आपके सामने एक नया क्लास लेकर आते हैं, पॉलिटी की क्लासेज। वही उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग एक फिर से करने वाले हैं इकाई 3। यानी कि क्या है, इकाई 3 में क्या क्या कह रहा है पॉलिटी क्लास के, कंटिन्यू हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है लिंग बोध और जेंडर। क्या कह रहा है? लिंग बोध और जेंडर। थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या और कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए, शिक्षकों के लिए की बात हो रहा है। लिंग बोध देखिएगा यहाँ पे, लिंग बोध या जेंडर। देखिए यहाँ पे लिंग बोध और जेंडर मतलब समझते हो ना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर की बात अगर करें तो जेंडर होती है। ठीक, फिर कह रहा है लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते हैं, बहरहाल यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा लगता है इसका हमारे जीवन से खास लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्या लगता है कि हमारे जीवन से कोई खास लेना देना इस मामले का नहीं है, और हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही इसकी चर्चाएं सुनते हैं। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज ही इस सत्य का अनुभव करते हैं। यह निर्धारित करता है कि हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं, कि हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। समझ में आ रहा है ना? मैं कौन हूँ? मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ। मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये सब जो है डिसाइडेड कहाँ से होती है? इसी जेंडर से होगी। ठीक ना? चलिए, फिर कह रहा है जिंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए अंततः इसके आधार पर ही तय होते हैं। क्या होता है? इसके आधार पे। जैसे मान लीजिए कि आपके समाज में कौन है, लड़का और लड़कियां कहते हो ना, तो जहां मान लो कि मैं लड़का हूं तो मैं जहां जा सकता हूं, किसी भी टाइम जा सकता हूं, उस समय और उस जगह पे लड़कियां को जाना असंभव है नहीं? तो डिसाइड कर दिया ना जेंडर ने कि भाई आप मेल हो इसीलिए जा सकते हो, फीमेल होंगी तो नहीं जाएंगी, है नहीं? इसी के बाद में कह रहा है लिंग बोध या जेंडर एक जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं, ये स्वाभाविक है और पहले से तय है। समझ में आ गया ना मामला? ये जो मैंने बताया अभी, क्या कह रहा है? जो काम महिलाएं करती है और जो काम पुरुष करती है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, एक हमारे सोच में क्या बनी हुई है, हमने एक हमारी मानसिकता क्या बनी हुई है, घर के जो महिलाएं होंगी खाना वही बनाएंगी, घर के झाड़ू पोछे का काम है महिलाएं करेगी, होता है ना, कपड़े धोने का काम महिलाएं करती है। यह हमारी सोच, हमारी लेवल की सोच बन चुकी है हमारे समाज की। लेकिन वही पुरुष जब घर से बाहर रहता है तो क्या खाना नहीं बनाता है? बनाता है ना। क्या वह झाड़ू पोछा नहीं करता होगा? करता है। क्या कपड़ा नहीं धोता है? धोता है। मतलब ये हमारी क्या लिख रहा है यहाँ पे कि हमारी समाज ने इस तरीके की मानसिकता को बना दिया है कि हम वो सोचते हैं कि हम क्या करें और महिलाएं क्या करेगी। फिर कह रहा है, देखिए, वास्तव में ये भूमिकाएं, ठीक है, कह रहा है कि वास्तव में ये भूमिकाएं दुनिया भर में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग होती हैं। अतः लिंग बोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग, देखते चलिएगा, और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री व पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? एक समाज में एक पुरुष और एक महिला क्या क्या ताकत है, क्या पावर है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या करती है और क्या नहीं करती है, इस सब को बांटने का काम किया है, यानी बताने का काम किया है। फिर कह रहा है आगे के 2 अध्याय हमारे समाज की लैंगिक संकल्पनाओं बिना
इस शब्द का प्रयोग किए हमारे सामने रखते हैं, अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों जैसे कहानियों की प्रस्तुति, विशेष अध्ययनों पर बातें, कक्षा में गतिविधियां, तथ्यों की व्याख्या और चित्रों की समीक्षा के माध्यम से वे अपने जीवन का, अपने आसपास के समाज पर विचार करें। यानी कि एक ग्राफ बना के करें या किसी भी तरीके से करें, पढ़े लिखे के तौर पे भी कर सकते हैं। समाज में पुरुषों की पढ़ने की संख्या ज्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा, है नहीं। कहानी के रूप में कह लीजिए, कक्षा में यानी क्लास होता है उसमें पुरुष के लड़के ज्यादा पढ़ते हैं, लड़कियां कम आती हैं, वहां से भी इंडिकेट आप कर सकते हैं। फिर कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, और सवाल जेंडर शब्द के आने पर अक्सर एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी लगा लेते हैं कि यह केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन अध्यायों में इस बात की सावधानी रखी गई है कि केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी जेंडर की चर्चा में सहभागी हों। मतलब जेंडर शब्द की जहां पे चर्चाएं होती है, जनरली लोग समझते हैं कि यह लड़कियों के लिए है, नहीं, लड़का भी उसमें पार्टिसिपेट करे, लड़का के लिए भी यह चर्चाएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है आगे। फिर कह रहा है कि अध्याय 4 में 2 विषयों, अध्याय 4 में 2 विषयों केस स्टडी को शामिल किया गया है जो अलग अलग समय और स्थानों से संबंधित है और हमारे सामने यह बात रखते हैं कि लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं, ठीक, और उनकी सामाजिक भिन्नता कैसे रूप लेती है। देखिए एक चीज आप बता दूं आपको कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा होता है ना, लड़का या लड़की दोनों है, दोनों जब तक उसके पास दिमाग नहीं है, इन द सेंस की सोचन शक्ति नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल पे है, बच्चा है छोटा, 2 साल 3 साल का मान लीजिए, 4 साल का, 5 साल का मान सकते हैं, तो बिल्कुल क्या होता है, आपस में लड़का लड़की दोनों खूब खेलेगी, खूब खेलेगा, खूब घूमेगी, जैसा भी होता साथ में एक साथ रहना, स्कूल जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, सब काम होता है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में यह आने लगता है कि मैं लड़का हूं, उसके दिमाग में आता है कि मैं लड़की हूं, तो वहां से क्या होती है, उसकी जो रहने की एक्टिविटी है वो भी रहन सहन खान पान बिल्कुल डिफरेंट होने लगता है, बिल्कुल चेंज होने लगता है, ठीक ना। ये उदाहरण छात्र छात्राओं को यह समझने में सहायता देंगे सामाजिकरण हर जगह एक सा नहीं है, वह समाज से निर्धारित होता है और इसमें समय के साथ सतत परिवर्तन चलता रहता है। ठीक है, फिर कह रहा है ये अध्याय हमें यह भी बताते हैं कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती है, कैसे उनके लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और यहीं से भेद और असमानताएं की शुरुआत होती है। अब तो समझ में आ गया होगा। यानी कि ये कह रहा है कि स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिका। अब आप सुनिए ना, कहीं भागवत गीता देखने गए हो, कहीं वहां चले जाओ, कहीं रामायण हो रहा है वहां चले जाओ, महाभारत हो रहा हो कहीं नाटक, वहां चले जाइए, दीर्घा बना हुआ है, पुरुष दीर्घा महिला दीर्घा, बांट तो वही दिए हम लोगों ने। समाज क्या करता है, हमेशा बांटने का काम किया, बांटता है, वहीं से असमानताएं शुरू हो जाती है। ठीक, फिर कह रहा है एक चित्रित कथा पट के माध्यम से बच्चे घर के तमाम कामों पर बातें करेंगे जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। वे विचार करेंगे कि कैसे घर में महिलाओं के काम को कम काम नहीं माना जाता या फिर वे उसे अवमूल्यित किया जाता है। एक बात बताइए ना आप कि एक महिला घर में सुबह से शाम तक काम करती है ना, झाड़ू है, पोछा है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, सबको केयर करना है, सबको टाइम से लंच देना, ठीक, या फिर क्या कहते हैं डिनर बनाना, जो भी काम है सुबह शाम तक सारे काम करती हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो बना देते हैं, यानी कि उस महिलाओं की काम को हम लोग नगण्य करते हैं। और आप 10 बजे जाते हैं अपने ऑफिस और शाम को आ जाते हैं 4 बजे, क्या करते हैं, आपने बहुत काम किया,
आप पैसे कमाते हैं तो काम है, उसी काम के लिए जो महिलाएं घर में काम आप करती हैं, उसी काम के लिए अगर किसी दूसरे महिला को अगर आप रखेंगे, ही काम के लिए आपको 5,000 10,000 रुपया देना पड़ेगा। वही महिला जो आपसे अपने घर जाएगी तो कहती है हम काम करके आए। मतलब आपके अपने घर के जो महिलाएं काम करती हैं कोई वैल्यू नहीं है, वही काम अगर दूसरे को व्यक्ति कर दे, उसको अब तनख्वाह देते हैं की वैल्यू होती है। यही कह रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्याय 5 में है, कह रहा है, ठीक है, कि कार्य के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव पर केंद्रित है और समानता के लिए किए गए महिलाओं के संघर्ष को भी प्रस्तुत करता है। कक्षा की गतिविधि में बच्चे काम और पेशों को लेकर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे। इस अध्याय में इस ओर भी संकेत मिलेंगे कैसे लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा जैसे अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी के दो महिलाओं के जीवन की कहानियों में बच्चे देखेंगे कि इन स्त्रियों के लिए मुक्ति का संघर्ष कैसे शुरू हुआ और लिखाई पढ़ाई सीखने ने उनके जीवन को कैसे बदला। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें यह कह रहा है कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की बात करिए। पहले सुनिए, ऐसा समझिए, समाज में जो गिरावट समाज में उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में आई, धीरे 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 क्या होता गया, गिरता ही गया, है नहीं? उसी की बात कह रहा है। लेकिन अब जब से हम लोगों ने महिलाओं के लिए काफी सारा सुविधाएं प्रोवाइड करवाया है, हमारी सरकार काफी योजनाएं चलाई है, काफी सारा व्यवस्था किया है, तब से थोड़ी सी ऊपर की तरफ यानी एजुकेटेड होना शुरू की है महिलाएं। ठीक, फिर कह रहा है बड़े परिवर्तन समानता सामूहिक संघर्षों से ही होते हैं। यानी जब तक महिलाएं संघर्ष नहीं करी थी तब तक परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, इस अध्याय के अंत में एक चित्र निबंध है जो स्त्री आंदोलन द्वारा परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई नीतियों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्त्री को ऐसे दबाया गया था समाज में, ऐसे दबाया गया था कि आपको लगेगा कि शायद ये किसी लायक नहीं, किसी के काम की नहीं है, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं है, इसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जिस दिन महिलाएं ने संघर्ष करना शुरू कर दिया उस दिन से समझ में आ गया। और हमारी सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी रिजर्वेशन की बात करती है, काफी योजनाएं चला रही है ताकि महिलाएं अवेयरनेस हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, अपने अधिकार को जाने। और ये भी आपको बता दूं कि बिना महिलाओं का, ठीक ना, बिना महिलाओं की सम्मान किए, बिना महिलाओं का आदर किए, बिना महिलाओं को शिक्षित किए आप समाज की विकास की कल्पना मत कीजिएगा। समाज का, परिवार का, देश का विकास तब संभव है जब महिलाओं का विकास संभव होगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां कह रहा है अध्याय 4 में लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। अरे कुछ तो होगा लड़का या लड़की, ठीक, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। समझ में आ गया ना? मैंने बताया ना अभी कि लड़का को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, या हमारा समाज सिखाता है। ठीक है, हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? बिल्कुल है, लगभग तो है ही है। ये कहिए कि जो समाज डेवलप है, जो समाज पढ़ा लिखा है, जिन समाजों में एजुकेशन ठीक ठाक स्थिति में है, उस समाज में थोड़ी सी बदलाव है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे समाज हैं जो काफी डिफरेंट दिखेगा। लड़के के लिए शहर भेज देंगे पढ़ने के लिए, लड़कियों को गांव से बाहर जाना ही नहीं है।
ठीक है, गांव से बाहर जाना ही नहीं है, उसी गांव में रह के पढ़ना है। और जैसे ही 15 से 18 साल उम्र हो गया, 20 साल उम्र हो गई, शादी कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये सब अंतर उसमें होता है। इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं के लिए कैसे तैयार करती। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की जो बात है उसमें आपके ये पूछ देगा कि किन समाजों में या समाजों में महिला एवं पुरुषों को या लड़का एवं लड़की या जेंडर को चिन्हित करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने की उम्मीदें हो सकती है। चलिए, इस पाठ में फिर कह रहा है कि इस पाठ में हम देखेंगे अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। मैंने बताया ना अभी, समाज पर डिपेंड करता है तो समाज कैसा है। ठीक है, वह समाज कैसा है। समाज अगर अच्छा है, एजुकेटेड है, ठीक, तो महिलाओं को सम्मान देगा। समाज अगर एजुकेटेड नहीं है तो महिलाओं को सम्मान नहीं देगा। ठीक है, स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। देख लिए ना क्या कह रहा है, मैंने क्या एग्जांपल दिया था। एक महिला सुबह से शाम तक घर की सारा काम करे, काफी व्यस्तता हो, कोई वैल्यू नहीं है। और एक पुरुष अगर 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कहीं नौकरी करने जाता है, उसकी वैल्यू है। लेकिन महिला सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-10 बजे तक घर में लगी पड़ी है, काम कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुषों के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। यानी हम इसमें यह भी देखने वाले हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता किस किस रूप में होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें दिखा रहा है, देखिए क्या दिखा रहा है। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। एक सामोआ द्वीप है, ठीक ना। देखिए, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। क्वेश्चन बन गया आपका प्रीलिम्स का। क्वेश्चन पूछ देगा सामोआ द्वीप कहाँ स्थित है, तो कहाँ लिखोगे, प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। क्वेश्चन देख लिए ना। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ये 1920 की बात कह रहा है, ठीक ना। 1920 के में क्या कर रहा था कि इसमें एक सर्वे किया गया और सर्वे में ये पाया गया कि यहाँ के जो बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे, सामोआ द्वीप के बच्चे, ये स्कूल नहीं जाते हैं। ये बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते हैं, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। ये तो छोड़ दीजिए, तो सामोआ द्वीप की बात कर रहा है। आप अपने एरिया में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में आप जाइए, ग्रामीण एरिया में आपको बहुत से ऐसे परिवार मिल जाएगा जो जिसके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, वह बच्चा उसी काम को क्या होता है, बचपन से ही सीख रहा होता है और कर रहा होता है, सीखते रहता है। ये काम हम भी, पापा हमारे करते हैं, हम भी करेंगे। जैसे प्रेस करने का काम है नहीं, उसके बाद में कपड़े धोने का काम, पॉलिश करने वाला काम, किसी के यहाँ हल जोतने वाला, मतलब बहुत ऐसे काम हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं और सीखते सीखते उसी कामों को करते हैं। फिर कह रहा है छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग की देखभाल करना बंद कर देते थे। मतलब छोटा बच्चा अब चलना शुरू कर दिया, 5-6 साल का हो गया, पेरेंट्स की जिम्मेदारी खत्म। ठीक, यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। अब समझ में आया, यानी कि स्वयं की जिम्मेदारी अब आ गई।
या घर में कोई बड़ा व्यक्ति अगर है तो उसकी जिम्मेदारी है कि कैसे इसको बच्चे को हैंडल करना है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि छोटा बच्चा है, घर में एक बड़ा बच्चा है, बड़ा इन द सेंस कि 5-6 साल का वो भी है और 2 साल का बच्चा और है। तो 2 साल 3 साल का बच्चा थोड़ा सा चलने लगा ना, तो अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी खत्म, अब उसका बड़ा भाई संभालेगा या बहन जो होगी वो देखभाल करेगी उस बच्चे की। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो अब बड़े लड़कों को के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। जैसे कौन सी काम? मछली पकड़ना और नारियल, ठीक है, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चे की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। समझ में आया बातें? मतलब कि लड़का जब तक छोटा है ठीक तब तक ठीक, और जैसे ही 8-9-10 साल का हो गया वो कहाँ काम में लग गया? मछली पकड़ने में, नारियल का पेड़ लगाने में, वहां से इनकम होगा उसको, है नहीं। और लड़कियां जैसे ही 12-14 साल की हो जाती थी तब तक, जब तक नहीं होती है तब तक की बात कह रहा है, क्या हो जाता था? छोटे छोटे घर के जो छोटे मोटे बच्चे हैं की देखभाल करते थे और बड़े बड़े लोगों की काम को करते थे। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियां बुनना सीखती थी। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो काम महिलाएं लड़कियां करती थी वो पुरुष भी करते थे, जैसे मछली पकड़ना, लेकिन बागानों में काम करना, डलिया समझते हो ना, छोटे छोटे जो डलिया टाइप के नहीं बनाए जाते हैं, गमले टाइप के होते हैं, डलिया बनाई जाती थी, वो काम करते थे। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। समझिए, फिर कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कक्षा 7 में का एक साओमा छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में है, दिख रहा है ना फोटो? आपको फोटो दिख रहा है ना? चलिए फिर कह रहा है, आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? एक क्वेश्चन है, ठीक ना। इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। 1960 कह रहा है, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। मतलब प्राइमरी विद्यालय पहली से प्राइमरी 5वीं तक एक स्कूल में, और 5वीं के बाद जैसे ही अलग हो गया, बिल्डिंग अलग, क्लास अलग, मतलब अलग अलग क्लासों में जाएंगे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग था। क्या था? अलग होता था। ठीक है, क्या होते थे? बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। ठीक है, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। मतलब चारों तरफ से बिल्डिंग बना है, बीच में एक आंगन है, उस आंगन में लड़कियां क्या करती थी? खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, वो तो बाहर कैंपस में खेलता था, बल्कि उनका खेल मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से अलग लगा हुआ था। अब अंतर समझ में आ गया ना? लड़कियां कहाँ खेल रही है? एक कैंपस में, यानी कि अंदर आंगन टाइप का बना है उसमें, और लड़के एक स्कूल के बिल्डिंग के बगल में कोई बहुत बड़ा कैंपस बना हुआ है, वहां खेल रहा है। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। लड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए,
और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। समझ में आ रहा है बातें, क्या कह रहा है अब? मतलब ये कह रहा है कि जो गली है, क्या करते हैं आप, लड़का है तो क्या करते हैं, खेलते कूदते जाते हैं, साइकिल चलाते हुए गए, कभी दौड़ के गए, कभी किसी तरीके से गए, कभी कहीं चले गए। लेकिन लड़कियों के लिए वो रास्ता कहाँ के लिए जा रहा है, वही रास्ता है, डायरेक्ट घर, स्कूल से छूटा डायरेक्ट अपने घर। लेकिन लड़का जा रहा कहीं मेला लगा है निकल लिया, जा रहा कहीं मारपीट हुआ दोस्तों में, वहां निकल लिया, आज फरिया ही लेंगे, आज देख ही लेंगे आज। लेकिन लड़कियां क्या करती है, चुपचाप स्कूल से निकली और अपने घर। वही इसमें कह रहा है, लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी, हमेशा ग्रुप में। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। देख लीजिए, मतलब लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसीलिए अकेले नहीं जा पा रही है, हमेशा ग्रुप में जाती है। क्यों? तो डर लगता है कि कोई हमको छेड़ न दे या उसका कोई हमला अटैक न कर दे। फिर कह रहा है, ठीक है, फिर कह रहा है, ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें, पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था, डिफरेंट था, अलग था। ठीक है, फिर कह रहा है, हम यह भी अनुभव करते हैं समाज लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है। अभी तक हम लोगों ने यही तो किया नहीं, समाज क्या कर रहा है, लड़का और लड़कियों में अंतर ही तो स्पष्ट दिखा रहा है। ठीक, फिर कह रहा है, यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। कहा ना कि वो जैसे ही 5-6 साल की हो जाता है, जब लड़कियां हो जाती है तो उनकी रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है लड़कों से। क्यों? क्योंकि उनको समाज ने इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है, समाज दिखा देता है तुम लड़की हो। ठीक, फिर कह रहा है, उदाहरण के लिए समझिए, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। आ गए ना समझ में? लड़कियों को क्या दिया जाता है, गुड़िया, टॉय, ठीक ना, और लड़कों को कार दे दिया, जीप दे दिया, बैट दे दिया, फुटबॉल दे दिया, है नहीं। फिर देखिए, दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यही अंतर बांटने का है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, ये कौन सा खाता है? हमारी समाज सिखाता है कि आपको ऐसे खेलना है, यहाँ खेलना है, वहां नहीं जाना है, आवाज ऐसी करनी है, इस तरीके से बात करना है। और लड़का आया कैसे धूमधाम करके मार पीट करके कपार फोड़ फाड़ के छील खाल गाया, सब सही है। क्यों बेटा है? अरे भाई, ये भी तो आजाद है, इनको भी तो आजादी चाहिए, ठीक है, इनको भी थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, लेकिन हमारी समाज उनको इस तरीके से बांट देती है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से, रौब समझते हो ना? हाँ, उस तरीके से बात होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके, ये सब जो है क्या है, बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों पर, व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। बाद में क्या होता है, चुनाव जब करते हैं ना, व्यवसाय मतलब
कौन सी बिजनेस कौन करेगा? अब जनरली क्या करते हो, महिलाएं हैं ब्यूटी पार्लर खोल दो, ठीक ना। पुरुष है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा सा दुकान खोलेंगे, अच्छे से शॉप खोलेंगे, अच्छा सा मॉल खोलेंगे, ये सब चीजें होता है। चलिए, ये बिल्कुल जो कहानी बताया है ना आपके समाज की है, और इस समाज में आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजें, ठीक। चलिए, अब कहता है कि मेरी माँ काम नहीं करती। पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिख रखा है। मेरी माँ काम नहीं करती, लिख रहा है, माँ हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है, क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? ये एक बच्चा कह रहा है अपने मम्मी से कि हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, ठीक ना, यानी पिकनिक पे जा रहे हैं, रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है, ठीक ना, यानी किसी एक सीनियर चाहिए, क्या आप ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलेंगे? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती है, ठीक है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है, सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। अब समझ में आ गया ना मानसिकता। सुबह 5 बजे से उठकर घर के सारे काम रात को 10 बजे 11 बजे तक अगर महिलाएं करती है तो वह कुछ नहीं करती है, लेकिन वही महिलाएं अगर 10 बजे ऑफिस जाती है, अगर वहां से आ जाती है 5 बजे तक तो वह काम करती है, छुट्टी। समझ में आ रहा है ना अंतर। चलिए, हाँ पर वे कोई काम तो नहीं है, नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है, मतलब घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या वे खुद क्या सोचती है। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं, अब चलते हैं उसके घर, जसप्रीत के घर पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है मामला में। फिर मामला यह निकल के आ रहा है कि श्री हर सिंह के घर पर पहुंच गए। हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई काम काजी महिला नहीं है, पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है और कोई काम कहाँ करती है, मतलब घर की महिलाएं हैं, दिन भर लगी रहती है लेकिन कोई काम नहीं करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती हो, और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अब ले, एक दिन में तो पापा को अकल ठिकाना आ जाएगा। सुबह से शाम तक घर की जितना काम है महिलाएं करती है, अगर पुरुष को एक दिन के लिए करने के लिए दे दो ना, इसको तो चूंकि अभी नया है, जसप्रीत को तो अच्छा लग ही रहा होगा, लेकिन बैंड तो बजेगी पापा की जब सुबह झाड़ू उठाने के उठेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब अगली सुबह 7:30 बजे देखते हैं इसका क्या नया सीन क्या निकल के आया। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ले, मैं क्या जानूं, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूं। अल्ले, अब आ गए ना अपने औकात में, समझ रहे हो ना। अब ये कह रहा है, हे भगवान समय देख तो देखो, 7:30 बज गया, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मतलब इतना दिन से इनके महिलाएं काम कर रही है तो जीरो है। अब एक दिन में समझ में आ गया ना, महिला सही जवाब दी, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं तो छुट्टी पे हूं, हड़ताल पे हूं, देखो तुम करो क्या करते हो। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ले, ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा, ठीक। फिर कह रहा है, जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। मतलब अब तूफान मचना शुरू हो गया। सो के उठते थे 9 बजे, नहा गए ऑफिस, और यहाँ जिसको बच्चा को स्कूल भेजना है सुबह, ठीक है, लंच बनाना है, कपड़े तैयार करना है, ड्रेस प्रेस करना है, उसको समझ में आता है ना कि काम कितने होते हैं घर में, लेकिन नहीं, घर का काम जीरो है। अब एक दिन हड़ताल पे जहाँ गई महिलाएं कि हालत खराब हो गया भाई साहब का, अब जल्द पंप शुरू करो, जल्द से जल्द गाड़ी स्टार्ट करो, स्कूल पहुंचाओ, नहाओ ना नहाओ, देखो अब शुरू, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे।
अब कह रहा है यहां, लेकिन बच्चे को लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। ले, अब महिला तो बिल्कुल रिजिडे हो गई। हड़ताल तो हड़ताल, ठीक। फिर कह रहा है मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। समझ में आ गया ना? एक दिन में बेचारे आ गए अपने जगह पे। मतलब अब बेटा को कह रहा है कि बेटा तुम पैसे ले लो हमसे, कैंटीन में कुछ खरीद लेना। क्या खरीदोगे भाई? सैंडविच खरीदोगे या क्या कहते हैं उसको, समोसे उसे खरीदोगे, और क्या खरीदोगे? घर वाला पराठा और भुजिया तो नहीं मिलेगी, सब्जी तो नहीं मिलेगी अचार के साथ, ठीक। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। भाई माँ तो माँ होती है, ये तो चुनौती पुरुषों के लिए था ना। बच्चे के लिए माँ ने पैसा दे दी कि तुम बेटा खरीद लेना बाहर स्कूल में। एक ही दिन का तो हड़ताल था। बस ये उसको एहसास कराना था कि हमारी काम की कोई वैल्यू है या नहीं, ये एहसान कराना उनका मेन मोटिव था। अब शाम को 6 बजे डिंग डिंग की आवाज आई। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूं, कुछ चाय वाय हो जाए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूं। ले, अब बेचारे 6 बजे ऑफिस से आए, है ना। अब उनको तो हैबिट है चाय पीने की। अब महिलाओं से कह रहे हैं कि वह चाय बना दो, अपने वाइफ से चाय बना दो। फिर याद आया कि ओ तुम तो हड़ताल पे हो, तुम चाय नहीं बनाओगे, फिर मैं ही बनाता हूं। हालत तो बिगड़ गया है बेचारे का एक ही दिन में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब कह रहा है पूरा घर तो देखो, पूरा घर तो देखो यहां कितना तूफान मचा हो, ठीक है। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? है नहीं ना। फिर कह रहा है हरमित कमबख्त चाय की पत्तियां कहीं रखी हुई है। अब चाय की पत्ती भी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा हुआ है बेचारे को। मतलब किचन में जाना ही नहीं था, ठीक है। ही अब हंस रही है महिलाएं। क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूं? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अल्ले, खुद की आफत है, ऊपर से और बुला लिए लोगों को। मतलब इस बेचारे की तो बैंड ही बजा के रख दिए, ठीक है। कभी भी किसी भी महिलाओं को इतनी प्रताड़ित मत करिए, उनकी भी काम की वैल्यू दो, समझो कि क्या कर रही है। एग्जाम्पल में आपको समझा दिया गया यहाँ पे, सिर्फ कुछ नहीं था, ये एहसास कराना था कि आप देखिए कि हम जो काम करते हैं उसकी वैल्यू है कि नहीं। फिर कह रहा है अधिकांश समाज में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। बिल्कुल सत्य कह रहा है, पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों को यह असमानता कैसे है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब घरेलू काम का मूल्य देखते हैं क्या है। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो हरमीत है, इसके परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत जो काम करती थी घर की, वह सच में वास्तव में यह काम है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की, सारी दुनिया में घर की काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन इसको समझे तब ना पुरुष, है ना। क्या कह रहा है कि जिम्मेदारी किसकी होती है? स्त्रियों की होती है। देखभाल संबंधी कार्य, ठीक है, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों का, बुजुर्गों का और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। देखिए, एक महिला की जो समाज में जिम्मेदारियां हैं वह आपसे कहीं ज्यादा है, ठीक। वो एक महिला आपका ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना,
एक हस्बैंड के मम्मी पापा जितने रिश्तेदार हैं सबका ख्याल रखना, वो अपने मैके वाले लोगों का भी ख्याल रखना, समाज के लोगों का ख्याल रखना। मतलब कि एक महिलाएं की अगर जिम्मेदारी को देखे तो पुरुष से कई गुना ज्यादा महिलाओं की जिम्मेदारी समाज में होती है। लेकिन ये हमारी पुरुषवादी सोच, पुरुषवादी समाज इस चीज को नहीं समझती है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि मैं पुरुष हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, महिलाएं क्या है, एक छोटी सी जगह पे सिमटी हुई बस चीज है। जिस दिन महिलाओं को आप बराबर का अधिकार देंगे, जिस दिन महिलाओं को आप सम्मान देंगे, हमारा भारत का विकास उसी दिन होगा, समाज का विकास उसी दिन होगा, परिवार का विकास उसी दिन होगा। ठीक है, जब तक आप उसको इग्नोर करके चलेंगे, जब तक आप उसको एक काम करने के उद्देश्य से उन महिलाओं को की जो वैल्यू है उसको समझेंगे, तो कभी भी उस समाज का विकास संभव नहीं है, ये फिक्स है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उपर्युक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। ठीक, बहुत से घरों में विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना इत्यादि बहुत सारा कामें होती हैं। ठीक, घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। मैंने बताया ना अभी कि अधिकांशतः घर के काम कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। होता है ना, बहुत से घर में काम बहुत सारा हो जाता है, नहीं कर पाते अकेले, छोटे लड़का या लड़की को रख लिए जो छोटा मोटा काम अपना घर का निपटा दिया। ठीक है, घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। ये मैंने बोला ना, सुबह 5 बजे अगर महिलाएं घर की ना उठे तो घर का कोई काम नहीं होगा, लेट हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ऑफिस जाने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, दवाई खाने वाले लोग हैं, उनको टाइम से ब्रेकफास्ट चाहिए, टाइम से रूम चाहिए साफ सुथरा पूजा करने के लिए, टाइम से जाना है, बहुत बातें होती है, लंच बनाना है, बहुत सारा कामें होती है। ठीक, जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली महिला स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। अब तो समझ में लगभग आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, देखते हैं क्या कहती है मेलानी। चलिए, मेलानी कहती है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। सीधी बात है भाई, नौकरी तो हमेशा अमीर परिवार में ही होगा, जो गरीब होगा नौकरी कैसे, नौकर पर कैसे रखेगा। ठीक है, मेरी पहली नौकरी अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी। मेम साहब मतलब घर की मालकिनी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। किसी किसी का स्वभाव होता है। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता, नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती कि दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के लिए योग्य नहीं थे?
ऐसे ऐसे व्यवहार वाले लोग होते हैं, दिन भर मतलब ऐसे समझिए ना कि घर में जो जिसको नौकरानी को काम करने के लिए रखते हैं ना, उसका शोषण ही करते हैं वो। अरे भाई वो भी इंसान है, दिन भर जो व्यक्ति काम करेगा उसको खाना भूख नहीं लगेगा, लगेगा। उसको सही सम्मान दीजिए, ठीक, खाने के पर्याप्त भोजन की सुविधा कराइए, ठंड का टाइम है तो चप्पल स्लीपर खरीद दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। डरती थी वो। फिर कह रहा है वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं इसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं, इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। अब ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो सब दिखेगा, लड़कियां क्या करती है, पानी भर के लाना है, मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं उसमें खाना बनाने के लिए लकड़ वगैरह तोड़ तोड़ के लाते हैं दूर दूर से। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन बढ़ाने उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। सोचिए भाई, जो व्यक्ति जंगल से पानी ला रहा है, जंगल से लकड़ी ला रहा है, ठीक, वो आग जो जल रहा है वहां पे गर्मी में लोग खड़ा नहीं हो पाता है, उस समय भी आपको खड़ा रहना होता है, खाना बनाना पड़ता है। जिस समय आप कहते हो कि आज हिम्मत नहीं हो रही है पानी छूने का, उस समय मैं बर्तन धो के खाना बनाना कम बड़ी चैलेंज नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। ठीक, इस तरीके की यहाँ पे क्या है, काम दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि महिलाएं और पुरुषों की जो बराबरी का बात है, ठीक, यानी महिलाओं का काम और पुरुष और समानता, इसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।